चलिए आज चर्चा करते हैं अब न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 125 के अनुसार, लिख भी लीजिए, आर्टिकल 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। कितना दिया जाता है किस किस को, ये सब आपको एक चार्ट में दिया जा चुका है, उसे जाके वापस देखिए, इस बहाने रिवीजन भी होगा चीजों का आपका। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं या पेंशन दी जाती है, वो दी जाती है कहां से? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी या गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बता चुके हैं ये भी आपको। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज है वित्तीय आपातकाल के बारे में, यहां भी लिखा दे रहे हैं, आगे तो फिर लिखा देंगे आपातकाल में, यहां भी लिख लो। जब वित्तीय आपातकाल बताया था आपको किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 160। तो जब वित्तीय आपातकाल लगा हो उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते को कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है। हेडिंग बनाओ, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, इम्यूनिटी। न्याय कहां कहां इम्यून है वो? न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां क्या क्या है? लिखिए, इसमें भी समझिए, लिखिए, दोनों काम कीजिए। ये आर्टिकल्स आपको लिखाए जा रहे हैं इसलिए कि पढ़ते समय जो आपके माइंड में रह जाए, इसीलिए उनको कम नहीं किया है हमने। ऐसा मत करना कि केवल रटने बैठ जाओ। रटने वाले आर्टिकल हम अलग से आपको बताएंगे लास्ट क्लास में। ठीक है। तो यहां लिखिए अनुच्छेद 121, या जो याद कर सकते हैं कर लें, वेरी गुड है। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की, समझा चुके हैं, लिख लो, फिर बता देंगे। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा करने पर रोक लगाता है। बताया है ना कि न्यायाधीश के आचरण के विषय में कोई भी चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। जब तक
जब तक ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन ना हो। कब तक? जब तक कि उसके हटाने की कार्यवाही नहीं चल रही। जब तक ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन ना हो। यह व्यवस्था विधानमंडलों में अनुच्छेद 211 के तहत की गई है। यही व्यवस्था मतलब है कि आप चर्चा नहीं करेंगे जब तक ना चल रही हो। ये पूरा मामला विधानमंडल में किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 211 के तहत यही व्यवस्था विधानमंडलों के लिए भी की गई है कि आप न्यायाधीशों के विषय में चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि हटाने का वहां तो आता ही नहीं है प्रश्न। भाई विधानसभा में न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं है, तो वहां तो तुम कर तो मतलब क्या है? 211 में पूर्ण प्रतिबंध है, आप नहीं करेंगे चर्चा। अगला, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर क्या प्रतिबंध है? तो इसमें लिखो, कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है। क्वेश्चन आ चुका है, महत्वपूर्ण है, प्रभु ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष, न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है? कोई भी न्यायाधीश, कहीं भी रिटायर्ड न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वकालत नहीं करेंगे। उनके पास ऑप्शन क्या है? किसी आयोग वायोग के अध्यक्ष वगैरह वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। हेडिंग बनाइए, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। तो इसमें जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ पा रहे हैं ना चीजें आप लोग? तो इसमें क्या लिखना है? ओरिजिनल इसे में आपको लिखना क्या है? सबसे पहले लिखते चलो, बताते चलते हैं। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों की सुनवाई का आत्यांतिक एब्सोल्यूट अधिकार दिया गया है। कुछ मामलों की सुनवाई का आत्यांतिक या एब्सोल्यूट अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सीधे उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अतः उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसमें मामले की सुनवाई, जिसमें वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा क्षेत्राधिकार है? जिसमें सुनवाई डायरेक्ट कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? अब जो ध्यान रखना है, या लिख भी सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय को दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लिख लो, उच्चतम न्यायालय को दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। एक है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब ये क्या होते हैं ये भी समझते हैं आज। यहां तक समझ में आ रहा है ना? हाँ।
अब बात करते हैं सबसे पहले हम आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एब्सोल्यूट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या आता है, इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। जैसे लिख लो, इसके अंतर्गत वह मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। जैसे भारत सरकार तथा, देखो, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार का किन्हीं राज्यों से किसी मामले में कोई इशू बन जाता है तो, या ऐसे विवाद जहां भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ हों और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हों। ऐसे विवाद जहां भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ हों और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी मामले की सुनवाई या किसी सुनवाई उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, केंद्र राज्यों के मध्य कोई विवाद होगा तो सुनवाई का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना कि इस क्षेत्राधिकार के तहत, लिख लो, इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं विवादों को ग्रहण करता है जिसमें कोई ऐसा तथ्य या विधि का कोई प्रश्न शामिल होता है, ठीक है। राजनीतिक मामलों में वो नहीं करेगा विवाद ग्रहण, कोई विधि के मामले पर वो ऐसे मामलों में लेता है। ये नहीं कि आपस में राजनीतिक कहीं कोई दल है कहीं कोई दल है, उनके बीच कोई विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट कूद जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत कोई मामला हो तो वो भी इसकी अधिकारिता में नहीं आएगा, केवल राज्यों के में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लिखो, अनुच्छेद 131 के परंतुक के तहत भी, अनुच्छेद 131 के परंतुक के तहत भी कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार से अपवर्जित किया गया है। जैसे कुछ मामला, एक ये मेन मामला बता रहा हूं आपको जिसमें कि इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधि, समझौते आदि। संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधि, समझौते आदि। अतः यदि कोई विवाद किसी ऐसी संधि, करार या समझौते के बाबरे में उत्पन्न हुआ है, लिख लो ये भी, अतः यदि कोई विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते के मामले आदि से संबंध में उत्पन्न हुआ है जो संविधान के लागू होने के पूर्व की गई थी, तो उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए अनुच्छेद 143(2)
अनुच्छेद 143(2) के तहत भेज सकते हैं तथा उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य है, किंतु राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आया? संविधान लागू होने से पहले का अगर कोई मामला है तो राष्ट्रपति उस मामले पर राय मांग सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आएगा। उस पर राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति माने ना माने ये उनकी इच्छा। ठीक है। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या आता है? हेडिंग बना लो छोटा सा इसे भी, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, जैसे मूलाधिकारों से संबंधित मामले। लिख लो, इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च और उच्च दोनों ही न्यायालयों को है, जैसे मूलाधिकार से संबंधित मामले। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रश्न बनता हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए, वरना आगे चलते हैं। आगे चले, चलिए आगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार की। किसकी? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं और एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि घर जाकर इनको रिवाइज आप कीजिए प्लीज। किसी भी दिन, जिस दिन हमारा मूड बना उस दिन आप लोगों से क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे और आप आंसर नहीं बता पाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में चर्चा करें तो अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा, भारत का लास्ट सबसे ऊंचा प्रमुख अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। लिख लो, यह भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट से अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों में अपील। 4 इसमें कौन कौन से हैं? पहला है संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में तो इसमें क्या है? तो इसमें लिखते चलिए, अनुच्छेद 132 के अनुसार, अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए, सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध, ऐसे किसी निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जिसके बारे में
उस उच्च न्यायालय ने, जिसके बारे में उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया हो, इस बात का प्रमाण पत्र दिया हो कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित, कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। कोई मामला हाई कोर्ट सुन रहा है, उसे लगता है कि नहीं इस मामले में संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए, तो वो एक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को देंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अब आगे अगर सपोज करो कि हाई कोर्ट प्रमाण पत्र ना दे, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता, यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता, तो अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत दे सकता है यदि उसको यह विश्वास हो कि मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। ठीक है, अगर उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आर्टिकल 136 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ मामला संवैधानिक हो सकता है, तो वो डायरेक्ट विशेष इजाजत दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे मामलों में कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, संविधान पीठ 5 न्यायाधीश मिनिमम इसमें होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है सिविल मामलों में अपील। कौन सा? सिविल मामलों में अपील। सिविल मामलों में क्या होता है? आर्टिकल 133 सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में वर्णन देता है। लिख लो साथ साथ, अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में या उच्चतम न्यायालय में अपील करने से संबंधित है। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश की अपील किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए किसी निर्णय या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया हो कि इस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। कब की जा सकती है? कि इस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न शामिल है या उसकी राय में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो पहले क्या था, पहले जब लागू हुआ था संविधान वगैरह, तब क्या था, अमाउंट की थी कि कोई विषय 20,000 से अधिक का है तो वहां अपील होगी। ये सारे क्राइटेरियाज खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है ना, लिख लो 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, ये भी लिख लो 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए, सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए
धनराशि की सीमा को समाप्त कर उपरोक्त दो नए आधारों को जोड़ा गया है। धनराशि की सीमा को समाप्त कर उपरोक्त दो नए आधारों को जोड़ा गया है। ठीक है, ब्रैकेट में एक महत्वपूर्ण चीज और डाल लो, वहां लिखो आर्टिकल 133(3) 133(3). हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है याद रखना, लिखवा भी दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। अगर उच्चतम न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा किसी मामले में कोई निर्णय दिया गया है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, सिवाय उस दिशा में जबकि संसद ने विधि द्वारा अगर कोई व्यवस्था नहीं की है तो आप हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश, एकल जज न्यायाधीश या वन जज के निर्णय की अपील सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, यह उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच में हो सकती है। ठीक है, लिख लो, उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा किसी सिविल मामले में दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश की अपील, दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, सिवाय उस दशा के, सिवाय उस दशा के जबकि संसद ने विधि द्वारा भिन्न व्यवस्था कर दी हो। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब तीसरा आता है इसमें क्रिमिनल मैटर्स या आपराधिक मामलों में अपील। आपराधिक मामलों में अपील, इसमें क्या होता है, तो आपराधिक मामलों में अपील का जो प्रावधान है वो दिया गया है आर्टिकल 134 में। लिख लो, ऐसे भी लिखते चलो, आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान। आपराधिक मामलों में अपील संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 134 में दिया गया है, अनुच्छेद 134 में दिया गया है। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है, निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है। तो आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है आपराधिक मामले में तो उसकी अपील कब कब हो सकती है हाई कोर्ट में। पहला, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में पलट दिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो, मतलब सेशन जज ने उसे छोड़ दिया, कुछ नहीं है। दूसरे पक्षकार ने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा नहीं दोषी है और उसे मृत्युदंड दे दिया, तब सुनवाई कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो, उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो तथा मामले पर विचार करने के बाद अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। कोई मामला नीचे से मंगाया कि हम विचार करेंगे और उसे मृत्युदंड दे दिया, तो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट,
उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। तो 3 केसेस तो ये हो गए। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा और या लिख लीजिए, संसद अनुच्छेद 134(2) के तहत, संसद अनुच्छेद 134(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामले में, उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामले में अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए, अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है, अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है तथा उसके लिए शर्तें और सीमाएं निर्धारित कर सकती है। ठीक है। चौथा है विशेष इजाजत। विशेष इजाजत, विशेष इजाजत। आपको भी लग रहा होगा सर कितना अंदर जा रहे हैं। भैया मजबूरी है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं बड़े एग्जाम्स में, हाथ रखने को नहीं मिलता, खबर ही नहीं पड़ती, समझ में ही नहीं आता कि इतने महीने पॉलिटी पढ़े थे, मजाक किया था, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हमसे। तो विशेष इजाजत में क्या है, देखो अनुच्छेद 136 के तहत, आर्टिकल 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया है। अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को असाधारण और गंभीर मामलों में, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रदान की गई है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 136 की। पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यू करो। अनुच्छेद 136 के अनुसार, अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय या, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, लेकिन यह प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित, लेकिन यह प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश को लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अतः सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक समझ में आया ना? कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसे ऊपर से निकलते जा रहे हो, सारी चीजें बोल ना पा रहे हो? ठीक। अब बात करते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में। परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, इसमें क्या होता है बताया है आपको। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं, लिख लीजिए इसे भी। संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत, संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर उस पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। ठीक है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं दे सकता कि खाली बैठे हैं चलो कोई परामर्श भेज देते हैं, ऐसा नहीं। जब तक राष्ट्रपति नहीं मांगेंगे तब तक वो परामर्श नहीं देते। ठीक है ना। स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं दिए जा सकते। ऐसे परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति न परामर्श मानने के लिए बाध्य है और न सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। ये भी ध्यान रखिएगा। परामर्श पर जब विचार करेंगे तो याद रखिएगा इसको भी कि पूर्ण 5 लोगों की बैठक बैठकर इस परामर्श को देने से उस मुद्दे पर विचार करेगी। ठीक है। क्लियर यहां तक? अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति लिखा हुआ है ना पहले, ये सब आपका याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया है। एक ब्रैकेट में डाल लो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया है और भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के विषय में कनाडा के संविधान से प्रावधान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के विषय में कनाडा के संविधान से परामर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया है। यहां तक क्लियर? 3 हो गए। अब चौथा आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, ये क्या होता है? तो इसकी जो व्यवस्था है वो की गई है आर्टिकल 129 में। लिख लो। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है तथा उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करता है तो अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो आगे देखो, अभिलेख न्यायालय के लक्षण हैं। पहला, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं तथा अभिलेख के रूप में या रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष, लिखते चलो इसी में कंटिन्यू, ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में पेश किए जा सकते हैं। कोई केस की सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा ये केस संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के ये केस में ये निर्णय दिया था, हम भी वही निर्णय लागू करते हैं। तो इस प्रकार इनके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। दूसरा,
ऐसा न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। ऐसा न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं पूर्वालोकन का क्षेत्र, पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार, पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार, ये भी आप मूलाधिकारों में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लिख लीजिए, फिर एक बार बता देंगे। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 137 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। इसके तहत वह अपने पूर्व निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है, अपने पूर्व दिए गए निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है। अभी पढ़ते ही आ रहे हैं आप, अभी किया है इसी चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो, जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, या उस विवाद के संबंध में कोई नए तथ्य प्रकाश में आए हों, या उस विवाद के संबंध में कोई नए तथ्य प्रकाश में आए हो, अन्यथा अथवा अन्य कोई कारण हो, तब ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक। अब जो अगला है वो है कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। अगला क्या है, इसे मिटा दें, इसे पीछे वाले भी देख पाएंगे। कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। इसमें क्या है, अनुच्छेद एक लिखो समझाएंगे भी, समझ पा रहे हो ना? हाँ, गुड। अनुच्छेद 139 का के तहत उच्चतम न्यायालय को, देखो, अनुच्छेद 139 का के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की, तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, या तो कहीं केसेस ज्यादा है तो वो ट्रांसफर कर दे, अपने पास मंगा ले। ये कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उच्चतम न्यायालय एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष, एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित या पेंडिंग ऐसे मामलों को जिसमें एक ही विधि के प्रश्न उठाए गए हैं, एक जैसे मिलते जुलते मामले हो, एक ही विधि के प्रश्न उठाए गए हैं, अपने पास मंगा सकता है तथा उसे निपटा सकता है। अपने पास मंगा सकता है तथा उसे निपटा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग
इस शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा से, सेल्फ सुमोटो बोलते हैं इसे, सुमोटो, स्वप्रेरणा से या महान्यायवादी या किसी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है, पक्षकार के आवेदन पर दिया जा सकता है। बेसिकली किया क्या जाता है, एक सा मामला है, इधर से कुछ आदेश आ गया, इधर से कुछ आ गया, उन्होंने कहा ना यही भेज दो, विरोधी निर्णय ना आ जाए कहीं परस्पर। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायोचित समझे जाने पर किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई समस्या नहीं। पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइनें और लिखो। ज्ञातव्य, जो अभी आपने लास्ट वाला लिखा है, यह जो है इसी को पैराग्राफ मतलब इसी में लिख लो आगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ज्ञातव्य है कि यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से, पैराग्राफ चेंज, उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामलों को मंगाने की शक्ति, उच्च न्यायालयों से मामलों को मंगाने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान की गई है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान की गई है। इससे पहले वह केवल महान्यायवादी के आवेदन पर ऐसा करता था। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं आबद्ध कर विधियां, बाइंडिंग लॉज के बारे में। हेडिंग बनाओ। छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर ही लेते हैं। आबद्ध कर विधियां या बाइंडिंग लॉज क्या होते हैं बताएंगे, लिखिए। आर्टिकल 143 में यह कहा गया है, आर्टिकल 141 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगी। मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं वह सभी उच्च न्यायालयों को मानने होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। इससे तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, वह सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होता है। वह किसी भी आधार पर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसी में आगे लिख लो। इस प्रकार पूर्ण निर्णय का सिद्धांत, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए लिख लो। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण निर्णय का सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इस लाइन को भी लिख लीजिए। जो हम बता रहे हैं
इस प्रकार भारत में पूर्ण निर्णय का सिद्धांत या पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई है। ज्ञातव्य है कि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत ज्ञातव्य है कि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता, अतः उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है। अपने पूर्व निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है। याद रखना एक और चीज छोटी सी, बड़ी पीठ ने अगर कोई निर्णय दिया है तो वो छोटी पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय की आबद्धकर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई कहानी। चलिए अब कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो वो आपको बता देते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहले लिखो अन्य शक्तियां, इतनी आपने पढ़ ली। अब उच्चतम न्यायालय की कुछ अन्य शक्तियां भी आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसी को क्यों छोड़ा जाए जब इतना पढ़ लिया है तो। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली लिखो, अनुच्छेद 133 के तहत, अनुच्छेद 135 के तहत लिखिएगा, सॉरी 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोगात्मक शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोगात्मक शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार ऐसे मामले जो अनुच्छेद 133 ब्रैकेट में लिख देना, सिविल मामलों में अपील या अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील की परिधि में नहीं आते, किंतु जिनके संबंध में संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के पूर्व अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करता था, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को भी अधिकारिता व शक्तियां होंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये बेसिक आपको जो चीजें जाननी है वो आपकी यहां तक हो चुकी है। जो चीजें आपको बेसिकली पढ़नी है वो यहां तक आपकी हो चुकी हैं। चलिए